चलो भाई क्वेश्चन शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, in an election between two candidates 10% voters did not vote, 5000 votes declared invalid at the time of counting. ठीक है, if winner got 60% of valid votes and win by 4000 votes, then find out the total number of voters. ठीक है, हमें बताना है टोटल वोटर्स कितने हैं। तो देखो, यहाँ पे अगर हमने इसको 100 ले लिया, मान लो हमने टोटल वोटर्स ले लिए कितने, 100। ठीक है, तो 100 के थ्रू अगर हम जाएंगे तो 10% वोटर्स चलो देने नहीं आए। ठीक है, ठीक है, वोट नहीं किया तो 90 ने हमारा वोट कर दिया, ये हो गए कास्टेड वोट्स। ठीक है, बट उसके बाद क्या हुआ है, 5000 वोट्स डिक्लेयर्ड इनवैलिड, 5000 हो गए इनवैलिड। ठीक है, तो हमने ऑलरेडी एक नंबर ले रखा है और उस 90 में से हम 5000 को माइनस नहीं कर सकते हैं, जो हमारा यूनिट है। या तो हम परसेंटेज के थ्रू लेंगे, ठीक है, या फिर हम एक्स के थ्रू लेंगे। तो दो तरीके से क्वेश्चन हो सकता है। हम, हाँ, ऐसे भी हो सकता है 100 लेके भी, लेकिन रिवर्स हमें जाना पड़ेगा। ठीक है, तो एक एक करके हम सारी प्रॉब्लम्स को देख लेते हैं। पहले हम इसको देख लेते हैं कि अगर हमें ऐसे ही करना हो तो हम क्या करें। ठीक है, तो अगर आपको 100 लेके ही लेट करना है तो आप एक छोटा सा काम कर लेंगे कि 100 में आप एक्स लेट कर लेंगे। मतलब 100 में बस एक एक्स लगा दो, जहाँ पे कुछ नहीं था। मान लो टोटल जो वोट थे वो 100x थे, 10% देने नहीं आए, मतलब 10x ने दिया नहीं होगा। ठीक है, डिड नॉट वोट, तो वोट कितने पड़े, 90x। अब 90x में से भाई 50, जो 5000 है वो इनवैलिड हो गए, तो वैलिड कितने बचे, 90x माइनस 5000, ये हो गए आपके वैलिड वोट्स। ठीक है, दीज आर वैलिड वोट्स। अब इन्हीं पे डिसीजन हुआ है। तो वो कह रहा है कि जो विनर है उसको 60% वोट्स मिले हैं और वो 4000 वोट से जीत गया है। ठीक है, अब विनर को 60% किसका, वैलिड वोट्स का, तो यहाँ पे आ जाएगा 60%। एंड इधर आ जाएगा बाकी का, किसको मिलेगा इसका, मतलब ये जो वैलिड वोट है उसका 60% विनर को मिला, तो लूजर को कितना मिल जाएगा, तो लूजर को मिलेगा 40%। ठीक है, तो विनिंग डिफरेंस कितना हो गया इनका, विनिंग डिफरेंस है इसके पास 20% एक्स्ट्रा, है ना। 20% किसका, 20% वैलिड वोट्स का। ठीक है, और वही हमें कितने के बराबर दे रखा है, 4000 वोट्स के। ठीक है, तो बस कुछ नहीं करना हमें, बस अब कैलकुलेशन कैलकुलेशन करनी है। तो हम कह सकते हैं 90x माइनस 5000 का 20%। ठीक है, यही विनिंग डिफरेंस है, ये बराबर हो जाएगा 4000 के। बस यहाँ से x की वैल्यू कैलकुलेट कर देनी। तो 20% होता है 1/5, 1/5 का अंदर मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो ये 18x माइनस 1000 इज इक्वल टू 4000। तो 18x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा इधर, 4000 प्लस 1 दैट इज 5000। तो x इज इक्वल टू 5000 ओवर 80। ठीक है, तो ये पॉइंट्स में आ रहा है, यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है, मतलब वैल्यूज हो सकता है क्वेश्चन में गलत दी हो, क्योंकि वोट्स आपके पॉइंट्स में नहीं आ सकते। चलो आगे करते हैं। अब हमें टोटल वोट कितनी हो जाएंगी देखेंगे, जरूरत पड़ेगी तो चेंज कर लेंगे। टोटल वोट है हमारी 100x, यहाँ पे बस x की वैल्यू रख देने हैं, कितना, 5000 ओवर 18 इंटू 100। ठीक है, तो ये किसी से कटेगा नहीं। ठीक है, तो हमें कहीं ना कहीं क्वेश्चन में कोई ना कोई वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी। ये क्वेश्चन गलत है, तो यहाँ पे हम इसको 4000 की जगह कर देते हैं 8000। ठीक है, बस 4000 की जगह 8000 कर लो सब, फिर आंसर हमारा हो जाएगा सही। ठीक है, 8000, तो ये हो जाएगा 8000 प्लस 1000, दैट इज इधर मिलेगा आपको 9000। तो 9, अब ये आराम से ब्रेकआउट हो जाएगा इससे,
दैट इज 200, तो वोट्स आ जाएंगे टोटल 20,000। ठीक है, क्वेश्चन में आप 4,000 की जगह 8,000 कर लेंगे बस। कोई डाउट तो नहीं किसी को? 20%? बेटा 20 पर देखो, 60% वैलिड वोट्स को, वोट्स का मिला है विनर को। ठीक है, शायद आपने पिछला वाला रिवाइज नहीं किया। ठीक है, विनर को मिल गए 60%, तो वैलिड वोट का बाकी का 40% किसको मिला होगा? लूजर को, है ना? तो जो विनर है उसके पास कितने परसेंट एक्स्ट्रा है? 20% एक्स्ट्रा है, मतलब उसका जो विनिंग डिफरेंस है वो 20% है। इन दोनों का डिफरेंस 40 का और 60 का। ठीक है, और ये विनिंग डिफरेंस किसका? वैलिड वोट्स का। मतलब 90x माइनस 5,000 का 20% ही हमारा क्या है? विनिंग डिफरेंस, और वो बराबर हो जाएगा 8,000। क्लियर? और भाई किसी को कोई डाउट? सॉरी, हाँ, ये 2 टाइम्स नहीं 5 टाइम्स कटेगा ना, 500 कटेगा। ठीक है ठीक है, ये 50,000 हो जाएगा। 90 है ना यहाँ पे? ठीक है, थैंक यू थैंक यू। तो ये हो जाएगा भाई 50,000। ठीक है, अब इसका हम देखते हैं दूसरा मेथड। देखो, दूसरे मेथड में क्या कर सकते थे कि थोड़ा सा रिवर्स में जाना पड़ेगा। यहाँ पे आपको लेट करना पड़ेगा वैलिड वोट्स, मतलब आप वैलिड वोट्स को ही लेट करोगे। वैलिड वोट्स इज इक्वल टू 100। ठीक है, अब 100 का 60% किसको मिल गया? विनर को। और जो लूजर को मिलेगा 40%। ठीक है, तो मतलब दोनों का डिफरेंस कितने का? 20% का। और 100 का 20% कितना होता है? 20। ये 20 यूनिट्स बराबर यहाँ पे विनिंग डिफरेंस कितने का है? 8,000 का, है ना? 8,000 का। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे? 20 चौक 80, 400। तो यहाँ से मेरी टोटल वैलिड वोट्स कितनी हो जाएंगी? 400 इंटू 100। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 40,000, है ना? तो मुझे वैलिड वोट पता लग गई। अब वैलिड वोट अगर मुझे पता लग गए, तो मुझे अब ये देखना है कि भाई वैलिड के बाद अगर मेरे पास और क्या दे रखा है इसने? इनवैलिड वोट और दे रखी है। ठीक है, तो अगर मैं वैलिड में इनवैलिड वोट को अगर सम ऐड कर देता हूं, है ना, तो हमारे पास टोटल कास्टेड वोट मिल जाएंगे। तो कास्ट वोट्स इज इक्वल टू कितने हो जाएंगे? वैलिड प्लस इनवैलिड। ठीक है, अब वैलिड कितने हैं भाई? 40,000, प्लस इनवैलिड कितने हैं? 5,000। तो टोटल कास्टेड वोट कितने हो गए? 45,000 वोट। ठीक है, मतलब हम पीछे की तरफ वापस जा रहे हैं एंड से शुरू करके। अब कास्ट वोट मिल गए, तो अब कास्ट वोट के बाद मुझे निकालने हैं टोटल वोट। तो मुझे पता है कि जो मेरे कास्ट वोट थे, कास्टेड वोट कितने थे? 90%, है ना? 90% तो हुए थे, क्योंकि 10% तो देने ही नहीं है, 10% वोटर्स ने तो वोट दिए ही नहीं। तो कास्ट वोट हुए 90% ऑफ टोटल वोट। ठीक है, तो हम कह सकते हैं 90% की जो वैल्यू है वो 45,000 है। ठीक है, तो यहाँ से 1% की वैल्यू 5,000, है ना? 500 हो जाएगा, एक जीरो भी कटेगी। ठीक है, तो ये एक जीरो से जीरो कैंसिल। 1% की वैल्यू होगी 500, और टोटल वोट कितने होते हैं भाई? टोटल होता है हमेशा 100%, क्योंकि हमें 100% की वैल्यू निकालनी थी। इज इक्वल टू 5
1000 into 100, that is 50000। ठीक है आंसर। तो रिवर्स में जाके कुछ ऐसे होता ही है। क्लियर हुआ सबको? ठीक है, तो एक क्वेश्चन और है, जल्दी से ट्राई करो इसको। अच्छा, ये तो हम पहला भी कर चुके हैं ना ऐसा ट्राई शायद। हाँ, पहले भी हो चुके हैं। ठीक है, तो अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है तो वो है पास फेल वाला, बेस्ड ऑन पास फेल ऑफ स्टूडेंट्स। वो कह रहे हैं इन एग्जाम 45% स्टूडेंट पास्ड इन इंग्लिश, 35% पास्ड इन मैथ, 15% पास्ड इन बोथ सब्जेक्ट, देन व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ टोटल फेल्ड स्टूडेंट इन द एग्जाम। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हमेशा वेन डायग्राम की हेल्प से करेंगे हम। ठीक है, अगर वेन डायग्राम नहीं होगा तो उसका मैं तरीका बताऊंगा अभी। तो आप एक सर्कल बनाओ, इसमें लिखा जो अब ये सर्कल वेन डायग्राम के बारे में थोड़ा सा जानते होंगे, ये सर्कल पूरा का पूरा कंटेन करेगा किसको? इंग्लिश को। ठीक है, दूसरा मैथ, और जो कॉमन पार्ट है दैट विल कंटेन मैथ प्लस इंग्लिश। अगर आपने सेट थ्योरी पढ़ी होगी तो ये सेट थ्योरी का क्वेश्चन है एक्चुअल में, बट बेस्ड ऑन परसेंटेज। तो इंग्लिश में भाई कितने पास हुए? 45%। मैथ दोनों में मिला के 15%। और मैथ में कितना पास हुए? मैथ में हुए 35%। लेकिन अगर मैं बात करूं किसकी, सिर्फ इंग्लिश की, मतलब ये जो 15% है मैं इनको पहले भी तो काउंट कर चुका हूँ, ये 15% इंग्लिश वाले में भी काउंट हुए होंगे। तो ये जो दो बार काउंट हुआ है 15%, इसको एक बार करना पड़ेगा आपको, क्योंकि इस 45 में ये 15% भी काउंट हो चुका है। ठीक है, तो सिर्फ ओनली इंग्लिश वाले कितने हो जाएंगे? 45 माइनस 15, दैट इज 30%। ठीक है, सिर्फ मैथ वाले कितने होंगे? 35 माइनस 15, दैट इज 20%। तो ये बाकी की ये जो वैल्यूज आई, अब ऐसे जो किसी न किसी सब्जेक्ट में पास हुए ही हुए। ठीक है, तो टोटल पास कितने हो जाएंगे? 30 + 20 + 15, दैट इज 65%। तो एक क्लास में 100% बच्चे होते हैं, तो टोटल फेल कितने हो गए? टोटल फेल हो जाएंगे 100% में से 65% माइनस, दैट इज 35%। ठीक है, अगर इसी को करना है आपको बिना किसी वेन डायग्राम के, तो बिना वेन डायग्राम के करने का सीधा सा रूल है। ठीक है, उसमें आप क्या करेंगे? एड सेपरेट परसेंटेज। ठीक है, पहला स्टेप। तो सेपरेट परसेंटेज क्या है इंग्लिश की? 45 प्लस, अब मैथ की है 35%। ठीक है, ये हो जाएगा टोटल 80%। नाउ सब्ट्रैक्ट कॉमन, तो 80 माइनस 15%, दैट इज 65%। अब ये जो फाइनल परसेंटेज आती है, ये अगर सारे सारे के सारे पास के दे रखे हैं तो पास की आएगी, और फेल दे रखे हैं तो फेल की आएगी। तो यहाँ पे आप देख रहे हो सारी की सारी जो परसेंटेज है वो पास की दे रखी है। ठीक है, तो ये आएंगे 65% पास, तो फेल कितने हुए? 35%। दोनों में से कोई सा भी एक तरीके, अब सेट थ्योरी का वो रूल नहीं करना है हमें कि वहां पे हम सब सबसेट वगैरह करके करें, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सबसेट्स, तो वो बहुत लेंदी हो जाएगा, तो वो यहाँ पे हमें वैसे नहीं करना है। ठीक है, बट ये ध्यान रखना कि जो परसेंटेज है दैट शुड बी द सेम, परसेंटेज शुड बी द सेम। ठीक है, परसेंटेज शुड बी सेम। अगर परसेंटेज अलग होती है, ठीक है, परसेंटेज अलग होती है तो आप उसे कन्वर्ट करके सेम करेंगे। कन्वर्ट करने के लिए कुछ नहीं करना आपको, सिर्फ 100 में से माइनस कर देना है। ठीक है,
ओके भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखे फिर। देखो सेम क्वेश्चन है, वो कह रहा 35% फेल्ड इन मैथ, 25% इन इंग्लिश, 10% इन बोथ। ठीक है, अगर यहाँ पे देखो, यहाँ पे पास दे, पिछले क्वेश्चन में पास दिया था, यहाँ फेल दिया है, फेल दे के आपको पास पूछा है। ठीक है, ये सारी की सारी परसेंटेज किसकी हैं, फेल की हैं, तो ये सेम वाला रूल लग जाएगा। अगर सीधा करना है तो ऐड सेपरेट, मतलब पेन नहीं लगाना पड़ेगा, क्वेश्चन में ही हो जाएगा। ऐड सेपरेट मतलब 35 प्लस 25। ठीक है, ये कितना हो गया, 35 प्लस 25, ये हो गया 60%। सब्ट्रैक्ट कॉमन, पर ध्यान रहे क्वेश्चन ऐसा ही होना चाहिए, 60 माइनस 10 दैट इज 50%। अब ये सारी की सारी परसेंटेज किसकी हैं, फेल की, तो ये आएंगे 50% फेल्ड। ठीक है, तो पास की उसने पूछे हैं, तो बाकी के जो बचे हुए हैं 50% वो पास हुए होंगे। क्लियर। अगर वेन डायग्राम के थ्रू करना है, समझना जरूरी है भाई, क्योंकि अगर 3 के देगा तो आपको समझ में आना चाहिए वैल्यू। मैथ, इंग्लिश, बोथ, तो ये तो 25% था अलग से, मैथ इंग्लिश 25, मैथ 35 था, और ये 10% दोनों में था, तो इधर सिर्फ 25% आ जाएगा, 35 माइनस 10, इधर 25 माइनस 10 दैट इज 15%। तो अगर टोटल ओवरऑल फेल की बात करो तो 50% फेल, तो पास कितने हो जाएंगे, 50%। ठीक है, अभी बस एक छोटा हल्का सा कंसेप्ट बता रहा हूँ, ऐसा क्वेश्चन आपका एग्जाम में, बैंक में तो देखने को बहुत कम मिलेगा, चांसेस हैं कि वो एसएससी वगैरह में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, सीजीएल तक में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, तो कोई छोड़ने वाला क्वेश्चन नहीं। ठीक है, नेक्स्ट। In a class of 60 students, 30% student can speak only English, 20% only Hindi, and rest of the student can speak both languages. How many children can speak English? ठीक है, करने के दोनों तरीके हैं, आप वेन डायग्राम कुछ भी करो। ठीक है, लेकिन जब हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट दे रखे हैं तो हम सीधा ही सीधा कैलकुलेट कर लेते हैं कि 60% में से वो कह रहा है 30% ओनली इंग्लिश, 60 का 30% आपको निकालना पड़ेगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 18। तो 18 आ गए यहाँ पे, क्या ओनली इंग्लिश, तो ये कॉमन का तो कोई रूल ही नहीं है इसमें। फिर कह रहा है 20% ओनली हिंदी, तो इनका 20% कौन करेगा, हिंदी बोलेंगे, 20% हो जाएंगे 12, तो ये जो 12 हैं ये बोलेंगे ओनली हिंदी। फिर कह रहा है बाकी के जो बचे हुए हैं वो रेस्ट हमारे क्या बोल सकते हैं, बोथ लैंग्वेजेस। ठीक है, तो 30%, 20%, बाकी के कितने बचे, 50% बचे, है ना, या फिर यहाँ से 18 और 12 निकाल दो इसमें से, तो बाकी का कितना बचा, 30, है ना, तो जो 30 होंगे वो बोथ लैंग्वेजेस बोल सकते हैं। तो अब एक बात बताओ कि वो पूछ रहा है कि हाउ मेनी चिल्ड्रन कैन स्पीक इंग्लिश, इंग्लिश स्पीकिंग स्टूडेंट्स। ठीक है, यहाँ पे चिल्ड्रन है, इसको स्टूडेंट कर लो। ठीक है, स्टूडेंट, तो 30 देखो, 30 प्लस 18, मैं इंग्लिश के लिए पूछा है ना, तो जो इंग्लिश बोलते हैं वो तो इंग्लिश बोलते बोलते हैं, जो दोनों लैंग्वेज बोलते हैं वो भी इंग्लिश बोल सकते हैं, तो टोटल इंग्लिश स्पीकिंग हो जाएंगे कितने, 48। ठीक है, अगर उसने सिर्फ इंग्लिश पूछा होता तो हम 18 देते, सिर्फ हिंदी पूछा होता तो 12, दोनों पूछा होता तो 30, बट ये पूछा है इंग्लिश, इंग्लिश के आगे ओनली वर्ड नहीं लगा है, तो यहाँ पे फिर हमें इंग्लिश और बोथ दोनों को इंक्लूड करना पड़ेगा। क्लियर, मोस्टली सबके समझ में आ गया, आंसर सबके सही है 48। ठीक है, अब देखो इसी पे बेस्ड ये क्वेश्चन आपका आरआरबी क्लर्क के जो मेंस में आया है। ठीक है, 2018, इन एन एग्जाम देर आर 15,000 कैंडिडेट्स। ठीक है,
उसी चीज उसी कंसेप्ट का यूज करेगा, बस वहां पे नंबर दिया हुआ है 15,000 कैंडिडेट्स, 35% ऑफ कैंडिडेट्स फेल्ड इन मैथमेटिक्स, 38% फेल्ड इन इंग्लिश एंड 28 पास्ड इन बोथ सब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ पे परसेंटेज का ध्यान रखना है। यहाँ पे परसेंटेज क्या है, पहले दोनों की फेल फेल दी है, फिर इसकी दे दी पास। मैंने क्या बोला था, परसेंटेज शुड बी सेम। तो इसके बिना जब तक ये सेम ना करेंगे तब तक हम कोई क्वेश्चन कर ही नहीं सकते। अगर मान लो हम वेन डायग्राम के थ्रू भी करें इसको, है ना, तो ये हमारे पास क्या है, अभी 15,000 को भूल जाओ, बाकी की कैलकुलेशंस करो। ये मैथ है, ये इंग्लिश है, ये मैथ प्लस इंग्लिश है। तो अगर ये मैथ में पास फेल होने वाले बच्चे हैं इधर, है ना, लाइक 35%, है ना, और इंग्लिश में फेल होने वाले हैं 38%, तो ये सर्कल सारे दोनों के दोनों सर्कल किसके हैं, फेल के। तो यहाँ पे पास वाली परसेंटेज कैसे आ जाएगी, पास वाला तो हम रिप्रेजेंट कर ही नहीं सकते इस सर्कल से। तो हमें क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। और चेंज करने का रूल ये है, आप ये देख लो कि कॉमन परसेंटेज जिसकी है, आप वही उसी परसेंटेज में आपको चेंज करना पड़ेगा। तो ये 28% किसका है, पास्ड का, तो इनको पास बना दो। तो अगर 35% फेल हुए इस सब्जेक्ट में, तो चेंज करने के लिए 100 से माइनस, मतलब 65% पास। इधर क्या है, 28% पास, है ना। इधर 38% फेल हुए, ठीक है, तो पास कितने हो जाएंगे, 100 माइनस 38, दैट इज 62% पास। क्लियर। तो ये कन्वर्ट करना आ गया होगा आपको, चेंज कैसे करना है। अब मैं ओनली मैथ की बात करूंगा, तो यहाँ पे ओनली मैथ आ जाएगा 65 माइनस 20, और ये कितना आ जाएगा, 36। और ओनली इंग्लिश वाले कितने आ जाएंगे, 62 माइनस 28। ठीक है, ये हो जाएगा 34। क्लियर। तो ये टोटल फेल्ड स्टूडेंट आ गए हमारे पास। ठीक है, टोटल पास हमने पास में चेंज कर दिया था, सॉरी, ये टोटल पास बच्चे आ गए। तो टोटल पास 36 प्लस 34 प्लस 28, दैट इज 60 70 98, है ना। 98% पास हो गए, तो फेल कितने हुए, फेल हुए सिर्फ दोनों सब्जेक्ट में मिला के सिर्फ 2%। ठीक है, 37, हाँ इधर 37 आएगा, तो 37 तो 99% हो जाएगा। बाकी तो और कुछ नहीं हुआ ना, 62 माइनस 28, ये तो सही है, 12 में 60 के 4, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो हो जाएगा 99%। तो फेल्ड कितने हो जाएंगे, ओनली 1%। तो इसका अब 15, अब नंबर ऑफ स्टूडेंट बताना है। तो नंबर ऑफ फेल्ड स्टूडेंट इज इक्वल टू 50,000 इंटू 1%, दैट इज 150। ठीक है, तो बस इसमें क्या है, कभी कभी नंबर भी पूछ लेता है आगे बढ़ के थोड़ा सा, या फिर कभी कभी आपको ये फेल्ड का नंबर दे देता है, रिवर्स में जाके आपसे पूछ लेगा कि टोटल बच्चे कितने थे, टोटल कैंडिडेट कितने थे। तो बस कुछ नहीं करता, अगर रिवर्स में दिया हो तो इस 1% को बराबर कर देंगे 150 के, तो आप 100% की वैल्यू आपको फिर से रिवर्स में जाके 15,000 मिल जाएगी। ठीक है, क्लियर हुआ ना सबको, ये चेंज समझ में आया। मेंस का क्वेश्चन है आरआरबी का, तो इतना तो बनता है, क्योंकि वहां पे टाइम भी आपको मिल जाता है थोड़ा सा। ठीक है, हाँ वो सेम ही चीज है, फेल्ड इन आइदर सब्जेक्ट का मतलब है फेल्ड दोनों में। आइदर मतलब आइदर मैथ और इंग्लिश, मतलब दोनों को ही इंक्लूड करना है मुस्कान। ये बस लैंग्वेज को ही समझने वाली बात है, लैंग्वेज को ही घुमा फिरा के बस कंफ्यूज करते हैं आजकल, क्योंकि नए क्वेश्चन अब बचे नहीं हैं। इतने एग्जाम होते हैं एक ईयर में कम से कम
35-40 एग्जाम होते हैं। तो अब टीसीएस ही मेनली सबके कंडक्ट कराती है पेपर, ठीक है। अब आईबीपीएस का भी जो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो भी टीसीएस के पास रहता है, टीसीएस है और एक दो कंपनी और है। तो अब सबका क्वेश्चन बैंक इतना नहीं हो सकता है कि वो 30-40 एग्जाम के लिए सबके लिए अलग अलग क्वेश्चन बना सके, तो वो छोटे मोटे माइनर चेंज कर देते हैं, बाकी सब कुछ सेम रहता है, ठीक है। मतलब अगर तुम 2-3 साल लगातार पेपर दे रहे हो किसी भी एग्जाम का, बैंक वैंक का, तो मैं आपको इस बात की श्योरिटी दे सकता हूँ कि आप हर एग्जाम में कुछ कुछ सेम क्वेश्चंस देख पाओगे पुराने, ठीक है। तो अगर 7-8 बार पेपर दे लोगे तो आधे तुम्हारे मार्क्स, प्री तो ऐसी क्वालिफाई हो जाता है पेपर देने से। लगातार अगर आप कोई सारे के सारे एग्जाम ही देते रहो ऑनलाइन ऑनलाइन बस, तो 2-3 साल बाद, 2 साल बाद या दूसरे साल आप देखोगे कि आपका प्री तो ऐसे ही क्लियर होने लग जाता है। बट अगर आप थोड़े से सिंसियर होने चाहिए हो बस, ठीक है। बट अगर थोड़ी सी मेहनत अभी कर लोगे यहाँ 2-3 महीने, तो क्लियर हो जाएगा पूरा इसी साल, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको देख लेते हैं, सेम क्वेश्चन है, राइट। अगर in a village each of 60% families has a cow, each of 30% families has a buffalo, each of 15% families have both, ठीक है। there are 248 families in the village, how many families have none of them? मतलब अब यही कार वार के ऊपर आ जाता है, कार और टीवी के ऊपर, यही फ्रिज के ऊपर आ जाता है। तो कंडीशन सबकी सेम रहेगी, यही पास फेल के ऊपर आता है, ठीक है। तो अगर हम देखना चाहें तो फिर वही है कि भाई इनके पास ये काव वाले हो गए, ये बफेलो वाले हो गए, और ये दोनों वाले रिच फैमिलीज हो गई। तो 30% के पास भैंस है और 60% के पास गाय, और दोनों कितने के पास है, 15, ठीक है। तो इधर कितने हो जाएंगे, जिसके पास सिर्फ का ओनली काव वाले कितने हो जाएंगे, 45, ठीक है। सिर्फ बफेलो वाले 15। अब टोटल कर देंगे तो ये वो लोग हैं जिनके पास कुछ ना कुछ है, या तो कार है, सॉरी काव है, या फिर बफेलो, या दोनों, मतलब कुछ ना कुछ है इनके पास। उसने हमसे पूछा जिनके पास कुछ भी नहीं है, तो इनके पास तो सब कुछ कुछ ना कुछ है, इनको हम माइनस कर देंगे, दैट इज 75%। ये सब परसेंटेज है भाई। तो भाई ये वो लोग हैं जिनके पास समथिंग है, कुछ ना कुछ है, ठीक है। नन ऑफ देम, ठीक है। और नथिंग वाले जिनके पास कुछ भी नहीं है, वो कितने हो जाएंगे, 100 माइनस 75, दैट इज 25%। अब 25% किसका, जितनी भी फैमिलीज हैं, ठीक है। तो फैमिलीज, नंबर ऑफ सच फैमिलीज इज इक्वल टू 248, 20 का 25%। अब 25% होता है 1/4, तो 4 से डिवाइड करेंगे, 62 आंसर। देखो अगर ये डायग्राम नहीं बनाना था तो आप वहां पे भी कर सकते थे, मतलब वो चीज आपको सीधा पता लग जाएगी कि इन 60% के पास काव है, 30% के पास वो है बफेलो, तो टोटल हो गया 90। मतलब अगर सीधा शॉर्टकट वाला मेथड लगा रहे हो तो, मतलब एड सेपरेट, 60 + 30 दैट इज 90, उसमें से 15% माइनस कर दिया, दैट इज 75%। तो मुझे क्वेश्चन से ही देख के पता लग गया कि भाई 75% लोगों के पास कुछ ना कुछ है, तो बाकी के 25% के पास क्या है, कुछ नहीं है। तो बस इसका आपको 25% सीधा निकाल देना था, बिना किसी कैलकुलेशन के, बिना किसी पेन के आपको आंसर मिल जाता, दैट इज 62। इस पिछले क्वेश्चन में भी आप पूरा आंसर ऐसे ही ले सकते थे, ठीक है। बस आपको यहाँ पे पास या फेल में कन्वर्ट करना था, ठीक है। या तो आप इसे पास फेल में कन्वर्ट करो या पास में कन्वर्ट कर दो। तो ये ध्यान रहे जो कॉमन है ना उसमें कन्वर्ट करना होता है। अगर ये पास है, ठीक है, तो बाकी सबको भी पास बना दो। तो ये 35%, ये हो जाएगा कितना, 65, है ना। ये 38 है तो ये हो जाएगा 62। बस एड सेपरेट 62 एंड 65, दैट इज 127। 127 में से 28 माइनस कर दो, दैट इज 99% पास। बचा कितना, 1%। अब 15,000 का 1% कैलकुलेट करने के लिए आपको पेन लगाने की जरूरत थोड़ी ना होगी, वो तो सीधा कैलकुलेट हो जाएगा 150। तो ये कंसेप्ट है जो मैंने आपको बताया है, पता होना जरूरी है, ठीक है। तो आई होप दोनों तरीके से अब कर पाएंगे, सीधा भी अगर डायरेक्ट भी करना होगा तो, ठीक है। डायरेक्ट करना होगा 60 + 30 दैट इज 90 माइनस 15 इज इक्वल टू 75।
और 25% इज इक्वल टू 62 आंसर। ठीक है, ऐसे ही पिछले क्वेश्चन कर सकते। नेक्स्ट, ऐसे क्वेश्चंस फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं और कोई भी एग्जाम रहे, चाहे वो स्टेट का एग्जाम रहे, चाहे वो सेंटर का एग्जाम रहे, सीडीएस रहे, एफकेट, कोई भी एग्जाम हो, ये क्वेश्चन सब में पूछा जाता है। ठीक है, अगर स्टूडेंट स्कोर्स 40% मार्क्स एंड फेल्ड बाय 40 मार्क्स, अनदर स्टूडेंट ऑफ द सेम क्लास, ठीक है, गॉट 60% मार्क्स एंड ही स्कोर 60 मोर मार्क्स देन पासिंग मार्क्स, देन फाइंड आउट। 3 क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं, टोटल नंबर, स्टूडेंट पासिंग मार्क्स, मार्क्स ऑफ बोथ स्टूडेंट। ठीक है, चौथा क्वेश्चन अगर हम ऐड करना चाहें तो इसके साथ ही पूछ लेता है। यहाँ पे आजकल पासिंग मार्क्स नहीं पूछता है, वो पूछ लेता है पासिंग परसेंटेज। पासिंग परसेंटेज बताओ। तो पासिंग परसेंटेज आजकल जनरली पूछा जाता है सारे एग्जाम्स में जनरली, क्योंकि पासिंग परसेंटेज निकालने के लिए आपको इन सारे क्वेश्चंस में की वैल्यू की कैलकुलेट करने की जरूरत पड़ जाती है। ठीक है, तो एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। पहले समझते हैं इस चीज को कि इस क्वेश्चन का बेसिक क्या है, फिर देखेंगे कि इसको शॉर्ट में कैसे करना है। ठीक है, तो कंसेप्ट के लिए देखो, हमारे पास 2 स्टूडेंट है, ए एंड बी। ठीक है, अब इनको जो मार्क्स मिले हैं, इसको मिले 40% मार्क्स, इसको मिले 60% मार्क्स, इसको मिले 40 लेस, इसको मिले 60 मोर। 60 मोर किससे? पासिंग मार्क्स से। ठीक है, तो अगर मैं पासिंग मार्क्स की बात करूं, कंपैरिजन इन दोनों का किससे हो रहा है? पासिंग मार्क्स से, है ना। तो पासिंग मार्क्स से अगर कंपैरिजन करूं, तो अब ए के लिए मैं पासिंग मार्क्स निकालता हूं, तो ए के लिए जो पासिंग मार्क्स होंगे 40% मार्क्स। अब 40% किसका? टोटल का ही तो मिला होगा। 40% किसका मिला? टोटल का। तो 40% प्लस 40, मतलब जितने नंबर से वो फेल हुआ, 40 नंबर से फेल हुआ है, मैंने उसको 40 नंबर दे दिए, तो वो क्या हो गया? पास हो गया। तो 40% प्लस 40, ये हो गया पासिंग मार्क्स ए के लिए। यही चीज अगर मैं बी के लिए निकालूं, तो बी को मिले थे 60%, बी के थ्रू अगर पासिंग मार्क निकालूं, तो बी को 60 नंबर ज्यादा मिले। पासिंग मार्क्स जितने भी होते हैं उससे 60 नंबर ज्यादा, तो मैं उसमें से क्या करता हूँ? 60 माइनस कर देता हूँ, है ना। तो 40% प्लस 40, और ये हो जाएगा 60% माइनस 60। इसको जितने, बी को जितने मार्क्स मिले उसमें से 60 नंबर माइनस कर दिए जो उसको एक्स्ट्रा मिले थे। ठीक है, अब एक बात देखो, ये दोनों के दोनों ही क्या है? पासिंग मार्क्स, है ना। ये दोनों के दोनों क्या है? पासिंग मार्क्स। तो इन दोनों को मैं इक्वेट कर सकता हूँ। ठीक है, बिकॉज बोथ आर पासिंग मार्क्स, ये भी पासिंग है और ये भी पासिंग मार्क्स हैं। किसी भी क्लास के लिए, अगर आप किसी क्लास में पढ़ते थे ग्रेजुएशन में जो भी थे, तो आपकी क्लास सब में सारे बच्चों के लिए जो पासिंग मार्क्स होता था सेम रहता है ना। तो वही ए के लिए रहेगा, वही बी के लिए रहेगा, सेम क्लास की बात है। उसने मेंशन भी किया हुआ है कि ये सेम क्लास में। ठीक है, तो बस इक्वेट कर दो और यहाँ से परसेंटेज की वैल्यू निकालो। तो जो परसेंट वाली वैल्यू है वो एक तरफ, नॉन परसेंट वाली एक तरफ। तो 20% इज इक्वल टू 100। तो हम अब 20% किसका? ये 60%, 40% किसका था? टोटल का, है ना। तो ये 20% भी किसका होगा? टोटल का। तो 20% ऑफ टोटल इज इक्वल टू 100। तो भाई 100% कितना हो जाएगा? 100% हो जाएगा, दोनों तरफ 5 से मल्टीप्लाई करके। हमें 100% बनाना है, तो ये हो जाएगा 500। अब जो 100% होता है यही होता है टोटल। ठीक है, तो ये हो गए टोटल मार्क्स। ठीक है, दैट इज 500। तो एक क्वेश्चन का आंसर हो गया यहाँ पे कि टोटल मार्क्स उसने जो पूछे। ठीक है, अब हमें बाकी की चीजें निकालनी। तो दूसरा क्वेश्चन है पासिंग मार्क्स। पासिंग मार्क्स क्या होंगे? ठीक है, तो पासिंग मार्क्स इज इक्वल टू किसी भी, या तो इस वाली इक्वेशन में रख लो या फिर इस वाली साइड में रख लो, किसी भी साइड में रख लोगे मार्क्स निकल जाएंगे। मतलब 40% प्लस 40 और 60% माइनस 60, है ना। तो अब 20% की वैल्यू कितनी? 100। तो 40% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 200 प्लस 40 और 300 माइनस 60। तो दोनों से ही आंसर आपको मिलेगा भाई 240। ये हो गया आपके पास पासिंग मार्क्स। ठीक है, तो अगर जब पासिंग मार्क्स आ गए तो हम पासिंग परसेंटेज भी आराम से निकाल सकते हैं। तो पासिंग परसेंटेज,
इज इक्वल टू, अब पासिंग परसेंटेज कैसे निकलती है, पासिंग मार्क्स अपॉन टोटल मार्क्स इंटू 100। तो पासिंग मार्क्स कितने हैं 240, टोटल है 500 का इंटू 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा और ये 48%। तो जो पासिंग परसेंटेज है वो हो जाएगी हमारी 48%। क्लियर। अब वो पूछा है भाई मार्क्स ऑफ बोथ स्टूडेंट, है ना। तो मार्क्स ऑफ ए, वो तुम्हारे पहले ही निकल गए, दैट इज 40%। तो 40% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 200। और मार्क्स ऑफ बी इन केस अगर पूछ लेता है तो दैट इज 60% और वो हो जाएंगे 300। ठीक है। अब ये कैलकुलेट करने में तो किसी को प्रॉब्लम आएगी नहीं। समझ में आई सबको बात? कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है। अब देखो, इसी चीज को अगर थोड़ा सा शॉर्ट में करना चाह रहे हो तो शॉर्ट में आपको क्या करनी है, ये देखेंगे फर्स्ट स्टूडेंट और सेकंड स्टूडेंट, फर्स्ट कंडीशन या सेकंड कंडीशन जो भी है। तो पहले को 40%, ठीक है, और इसको मार्क्स कितने मिले हैं, देखो कितने लेस और कितने मोर दे रखे हैं, दैट इज 40 माइनस, है ना। तो लेस का लेस के लिए माइनस और मोर के लिए प्लस। दूसरे को मिले 60%, इसको मिले 60 मोर, है ना, तो प्लस 60। बस। अब देखो, एक बात देखो कि क्लास में जो होता है, क्लास में परसेंटेज का जो डिफरेंस होता है वो मार्क्स के डिफरेंस के इक्विवेलेंट होता है, क्योंकि 100% की वैल्यू, जो टोटल की वैल्यू होती है, वो हर क्लास में हर बच्चे के लिए सेम होती है ना। मतलब अगर आपकी क्लास में आप देख रहे हो कि अगर आपके 80% मार्क्स हैं और आपके किसी दोस्त के 70% मार्क्स हैं, तो आपके बीच का जो 10% है उसमें तो किसी भी बच्चे का 10% रहेगा, उन सबकी वैल्यू सेम रहेगी। मतलब जो डिफरेंस है 10% वो इक्विवेलेंट होगा आपके मार्क्स के डिफरेंस के, है ना। तो यहाँ से आप देखो, इनका डिफरेंस निकालो परसेंटेज का। तो डिफरेंस निकालने के लिए माइनस, दैट इज माइनस, तो ये भी माइनस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 20%। यहाँ पे साइन मत देखना, बस डिफरेंस निकाल देना, मतलब ऑपरेशन कर देना, यहाँ प्लस माइनस के साइन मत देखना, क्योंकि मार्क्स कभी नेगेटिव नहीं होते, ठीक है, सब्जेक्ट्स में। तो 20% की वैल्यू, यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, दैट इज 100। तो 20% की वैल्यू 100 आ गई, 1% की वैल्यू आ गई 5, 100% की वैल्यू आ जाएगी भाई कितनी, 500। ठीक है। अब 40% की वैल्यू आ जाएगी 200, 60% की वैल्यू आ गई 300। ठीक है। पासिंग मार्क्स हो जाएंगे आपके 200 प्लस 40, ठीक है, 240। पासिंग परसेंटेज हो जाएगा 240 बटा 500 इंटू 100, दैट इज 48। क्लियर। तो थोड़ा सा छोटे में ऐसे कर सकते हैं। बात समझ में आई सबको? बस यहाँ पे परसेंटेज का डिफरेंस देख लेना। अब ये डिफरेंस आप यहाँ पे भी देख सकते हो, मतलब क्वेश्चन के अंदर ही। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन मैं आपको सीधे डायरेक्ट करके दिखाऊंगा, कम से कम कैलकुलेशन करनी है। अब हमारे पास देखो ये क्वेश्चन, तो मेरे पास एग्जाम में दे रखे हैं, उसने एक बच्चे को मिला भाई 25% मार्क्स एंड फेल्ड बाय 210 मार्क्स, बट इफ ही स्कोर, मतलब अब एक ही स्टूडेंट की दो कंडीशन दे दी। कह रहा है अगर 25% लिया तो इसको 210 से फेल होना पड़ा, बट यही बच्चा अगर 55% ले लेता तो वो पास हो जाता 240 नंबर ज्यादा से, उसको पासिंग मार्क्स से भी ज्यादा आपको 240 मार्क्स मिलते। हमें बताना है पासिंग परसेंटेज। ठीक है। तो मैंने बताया ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा आप परसेंटेज का डिफरेंस देखो। तो इसका परसेंटेज कितना है 25 एक बार, और एक बार कितना है 55%।
इनका डिफरेंस देखो कितना हो गया, 30%, है ना। डिफरेंस कितना हो गया, 30%। अब ये जो परसेंटेज का डिफरेंस होता है ये मार्क्स के डिफरेंस के बराबर होता है। तो मार्क्स में डिफरेंस कितना है, 210 माइनस और 240 प्लस। तो जब भी कभी फेल पास का हो, एक बार फेल हुआ एक बार पास हुआ हो, तो आपको ऐड करना है यहाँ पे। तो डिफरेंस कितने के बराबर हो जाएगा, 450 के, है ना। तो यहाँ से 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 450/30, दैट इज 15। तो 100% की वैल्यू हो गई 1500। यही होता है भाई टोटल, ठीक है। तो पासिंग मार्क्स, अब पासिंग मार्क्स कितने होंगे कि दिन निकालो कि इसको कितने मार्क्स मिले पहले एक बार किसी भी कंडीशन से। तो 25% वैल्यू प्लस 210, तो 25 हो जाएगा, 15 × 25 प्लस 210, 375 प्लस 210, दैट इज 585, ठीक है। तो पासिंग परसेंटेज इज इक्वल टू 585 ओवर टोटल मार्क्स कितने, 1500 इंटू 100। कितना बचेगा आगे, 45, 135 9, दैट इज 39%, ठीक है। तो पासिंग परसेंटेज आपका हो गया 39%। तो अगर डायरेक्ट करेंगे तो बस इतनी कैलकुलेशन करनी है, अदरवाइज थोड़ा सा अगर लिखना है तो फिर वैसे ही जैसे मैंने आपको करवाया है कि 25% बराबर है कितने के, फेल्ड हुआ है 210 से तो माइनस, 55% मिला तो पास हुआ है लेकिन ज़्यादा मार्क्स मिले तो प्लस 240, डिफरेंस लोगे तो ये साइन चेंज हो जाएंगे, दैट इज 30% इज इक्वल टू 450। बस फिर आगे से फिर आपको ऐसे ही करना, क्लियर। हमेशा यहाँ पे डिफरेंस ही देखना है आपको, परसेंटेज का डिफरेंस ही देखना है, ठीक है। सबको समझ में आ गया ना ये, जल्दी से इसका आंसर बता दो। तो देखो यहाँ पे परसेंटेज का डिफरेंस कितना है, 30%, 40%, तो परसेंटेज का डिफरेंस हो गया 10। मार्क्स का डिफरेंस, एक बार फेल हुआ है एक बार पास हुआ है, मोर, ठीक है। तो दैट इज ऐड होना है इनको, तो 5 और 10 कितना हो जाएगा, 15। तो 10% की वैल्यू ये हो गई, तो 100% की वैल्यू आ जाएगी 150, इंटू कर देंगे 10, है ना। तो पासिंग परसेंटेज बताना है तो पहले पासिंग मार्क्स निकालने पड़ेंगे, ठीक है। तो पासिंग मार्क्स कितने आ जाएंगे कि जो फेल हुआ, 1%, 10% की वैल्यू कितनी है 15, तो 30% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30% प्लस 5, दैट इज 45 प्लस 5, दैट इज 50। तो पासिंग मार्क्स 50 हो गए। पासिंग परसेंटेज कितना आएगा, 1/3 इंटू 100%, दैट इज 33.33%, क्लियर। सबका ही आ रहा था आंसर। ओके, तो नेक्स्ट
थोड़ा सा टाइप चेंज करते हैं इधर। तो कह रहा है इफ न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज इंक्रीज्ड बाय 150% and denominator of fraction is increased by 350%, resultant fraction is 25 by 51, what is the original fraction? ठीक है, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं भाई, प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है। तो देखो, अब कोई भी फ्रैक्शन आपका बनता कैसे है, मतलब एक न्यूमरेटर होता है उसमें और एक डिनोमिनेटर। तो लेट आप फ्रैक्शन कोई भी लेट कर ले, लेट फ्रैक्शन इज इक्वल टू एक्स अपॉन वाई। ठीक है, तो एक्स आपका न्यूमरेटर हो गया और वाई हो गया आपका डिनोमिनेटर। ठीक है, अब मैं एक्स को अगर मैं 150% इंक्रीज कर दूं, ठीक है, अगर मैं एक्स को 150% इंक्रीज कर दूं तो क्या हो जाएगा, 100% प्लस 150%। अब मैंने 100% क्यों ऐड किया इसमें, ठीक है, तो इसका मैं डाउट क्लियर कर देता हूँ। कोई भी वैल्यू खुद की 100% होती है, मतलब अगर आपको 1 में 1 इंक्रीज करना है तो वो 200%, मतलब मैं जब 1 को 100% से इंक्रीज करूंगा तो 100 तो वो खुद है, उसका 100 मतलब उस वैल्यू का 100% उसमें ऐड होगा। तो इस x के 100% में x का 150% आप ऐड करेंगे तो जो ओरिजिनल वैल्यू इंक्रीज होने के बाद बनेगी वो 250% बनेगी, है ना। तो इसलिए ये ओरिजिनल है और ये इंक्रीज है। ठीक है, और वो डिनोमिनेटर में क्या कह रहा है कि डिनोमिनेटर को भाई 350% से इंक्रीज किया है, राइट। इज इक्वल टू वो कह रहा है कि फ्रैक्शन कितना बन जाता है 551। तो ऐसा क्वेश्चन तो पहले भी कर चुके हैं, जो बेसिक वाले थे वैसा ही क्वेश्चन है ये। तो 250% ऑफ एक्स ओवर 450% ऑफ वाई, ठीक है, इज इक्वल टू 25/51। तो ये परसेंट जीरो खत्म, 5/9। ठीक है, तो 5 से ये कटेगा 5 बार। तो हमें निकालना है एक्स अपॉन वाई। तो एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू हो जाएगा कितना, ये 3 से कटेगा, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 7 जा, ठीक है। आंसर निकालो भाई जरा, एक सेकेंड। ठीक है, तो आई होप सबका सही आंसर आया है। हाँ, सबका सही है। अभी भी कुछ लोग ट्राई नहीं कर रहे हैं, मुझे लग रहा है कुछ लोग क्या करते हैं, इसका स्क्रीन चला के छोड़ देते हैं, गलत बात है। कि बाकी के लोग रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे भाई, इतना तो कैलकुलेशन कर सकते थे। ये जो एक्स अपॉन वाई है यही ओरिजिनल फ्रैक्शन है, 15/17। क्योंकि हमने ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या लिया था, एक्स अपॉन वाई। तो हमें एक्स अपॉन वाई की वैल्यू, बस यहाँ पे एक्स और वाई को छोड़ देना, बाकी सब वैल्यूज इधर रख देनी। ठीक है, नेक्स्ट करो। देखो नेक्स्ट, वो कह रहा अ पर्सन मल्टीप्लाई अ नंबर बाय 2/3 इंस्टेड ऑफ 1/5, फाइंड आउट द परसेंटेज चेंज इन द रिजल्ट। चेंज की जगह एरर भी पूछ सकता है, परसेंटेज एरर की भी सेम ही चीज आएगी। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए फिर से वही कि आप लेट करना पड़ेगा आपको, लेट नंबर इज इक्वल टू, मान लो आपने एक्स मान लिया, ठीक है, तो एक्स को मल्टीप्लाई कर दिया उसने
2/3 से, बट 2/3 से, बट करना कितने से था उसको, 1/5 से, ठीक है। बट ओरिजिनली उसको कितना करना था, x इंटू 1/5, ठीक है। एक सेकंड भाई, होल्ड कर, ठीक है। तो वो 60% वो टोटल इनकम क्या कर रहा है, अपनी 60% इनकम खत्म कर दे रहा है। फिर उसकी जो इनकम है वो 20% से इंक्रीज हो गई, तो एक्सपेंडिचर वो क्या हुआ, वो भी इंक्रीज कर गया 20% से। तो आपको अब सेविंग्स में चेंज पूछ रहा है, कुछ ना कुछ डेफिनेटली चेंज हुआ होगा, वो आपको देखना है। इंक्रीज हो सकता है, डिक्रीज हो सकता है, सेम रह सकती है, कुछ भी हो सकता है, वो आपको चेक करना है, ठीक है। तो इनकम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो अगर मैं सेविंग की बात करूं तो सेविंग हो जाएगी इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो इनकम अगर आप यहाँ पे इसको दो तरीके से किया जा सकता है कि आप यहाँ पे इनकम कुछ भी ले लो, मान लो इनकम आपने या तो एक्स ले ली या 100 ले ली, ठीक है। तो मान लो 100 है, तो सेविंग, अब एक्सपेंडिचर कितना है उसका 60%, तो 100 का 60% मतलब 60 एक्सपेंडिचर हो गया, तो सेविंग कितनी होगी 40, है ना। तो कुछ ऐसे करके हम इसको ब्रेकआउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे सेविंग, चलो तरीके से ही करते हैं इसको, क्लियर। मतलब यहाँ पे एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, तो एक्सपेंडिचर 60, सेविंग 40, तभी तो 100 होगा। अब वो कह रहा है कि जो इसकी इनकम है वो 20% से इंक्रीज हो गई, 20% से इंक्रीज हो गई, तो अभी जो इनकम है पहले 100 थी, अभी कितनी होगी 120। तो वो कह रहा है जो इसका एक्सपेंडिचर था वो भी 20% से इंक्रीज हो गया, ठीक है। तो 100 का, जो 60 का 20% कितना हो गया 12, अभी जो एक्सपेंडिचर है वो हो गया 72। तो भाई अब इनकम उसकी अभी कितनी है 120, और खर्च कितना कर रहा है 72, तो उसका जो सेविंग है वो कितना हो गया, तो 72 माइनस कर दो इसमें से, 120 में से, तो कितना आ जाएगा भाई 58 या 48, 48, राइट। तो अब हमें बताना है कि भाई सेविंग में चेंज क्या हुआ। तो सेविंग पहले कितनी थी 40, अभी कितनी है 8, ठीक है। मतलब इसकी जो सेविंग है वो इंक्रीज कर गई, राइट। परसेंटेज चेंज, ठीक है। तो परसेंटेज निकालना है 8 का, 8, और सेविंग कितनी थी पुरानी 40, इंटू कर देंगे 100, ठीक है। या फिर सीधा इसको 5 से और इसको 20 से, तो जो इसकी सेविंग थी वो कितने परसेंट से इंक्रीज कर गई 20%, राइट। बट ऐसे क्वेश्चंस में कभी कभी सारे क्वेश्चन ऐसे, जितने भी क्वेश्चन होंगे सबके सब क्वेश्चन इसी अप्रोच से हो सकते हैं, ठीक है। हो सकते नहीं, हो ही जाएंगे। बट कहीं कहीं किसी किसी क्वेश्चंस में क्या हो जाता है कि कैलकुलेशन प्रॉब्लम हो जाती है। मतलब आपने मैंने 100 लिया, और वो 100 का जो इंक्रीमेंट, मान लो जो इनकम है उसको 20% की जगह 25% इंक्रीज कर देता, और जो एक्सपेंडिचर है उसे 12.5% इंक्रीज कर देता, तो वहां उसकी जो एक्सपेंडिचर की परसेंटेज कैलकुलेट करने में थोड़ा सा इशू क्रिएट हो सकता है। तो उससे बचने के लिए, ठीक है, आप क्या करें, इसी चीज को रेशियो में यूज करें, ठीक है। आप देखो कि एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना है 60%, वो 60% खर्च कर रहा है, तो 60% का फ्रैक्शन कितना बनेगा 3/5, यही बनेगा ना 60% का फ्रैक्शन, बाय 100 कर दो तो पता लग जाएगा। तो ये हो जाएगा ऊपर एक्सपेंडिचर, नीचे आएगा इनकम, क्योंकि 60% किसका, अपनी इनकम का वो खर्च कर रहा है, 60% अपनी इनकम का खर्च कर रहा है, तो नीचे इनकम, और खर्च जो खर्च कर रहा है वो ऊपर आ जाएगा, दैट इज एक्सपेंडिचर। तो भाई सेविंग कितनी हो जाएगी 2 की, बस इस चीज को आप यूज करेंगे, इनकम, एक्सपेंडिचर, सेविंग, दैट इज 5, 3 एंड 2, ये रेशियो बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे अपनी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग आप जीरोस लगा सकते हो, ठीक है। जीरोस कैसे, कि मुझे पता है ये 20% इंक्रीज हुआ है, ये भी 20% इंक्रीज हुआ है, तो किसी भी वैल्यू का 20% निकालना, एक जीरो 20 के पास है, और एक जीरो में यहाँ पे खुद रख, ठीक है। दैट इज 50, 30, 20।
तो अब मैं ये वाली वैल्यू लेट कर लेता हूँ 50%, मतलब 50 रुपीज, 30 रुपीज एंड 20 रुपीज। अब मैं इनका जब मैं इंक्रीमेंट करूंगा प्लस 20%, तो अब मुझे इसका 20% निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसका प्लस 20% कितना हो जाएगा, +10, है ना। ये हो जाएगा 60। इसका 20% निकालने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसका हो जाएगा 36, और इसका कितना हो जाएगा। अब सेविंग मुझे कैसे पता लगेगी, इनकम में से आप एक्सपेंडिचर को माइनस कर देंगे तो यह आ जाएगा आपको 24। तो पहले जो इनकम थी वो सेविंग थी वो 20 थी, अभी 24, दैट इज +4 परसेंटेज इक्वल टू क्या होगा वेलोसिटी, ठीक है। तो परसेंटेज इज इक्वल टू, अभी भी क्लियर नहीं आ रही है सबको। जी ठीक है। तो परसेंटेज इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4/20, दैट इज 1/5, और 1/5 कितना होता है, 20। अभी क्लियर हो गया ना सब, वॉइस भी ठीक आ रही है सब लोगों को। तो मैं ये बता रहा था कि इसको हमें रेशियो में कैसे, रेशियो में हमें क्यों करना है। देखो रेशियो में करने का रीजन सिर्फ सीधा हमारा कैलकुलेशन वाला मेथड, मतलब तरीका है कि यहाँ से हमें क्या होगा कि अगर हमें मान लो एक जीरो की और जरूरत पड़ेगी तो मैं सिर्फ एक और जीरो लगा लूंगा आगे, मतलब 500, 300, फिर 200 कर लूंगा, ठीक है। जैसे कि नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, ठीक है चलो यहाँ से चल के नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं, उससे क्लियर हो जाएगा। जिनको नहीं हुआ है बाकी का नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में क्लियर होगा, सेम क्वेश्चन। ओके, देखो इस वाले क्वेश्चन को, इसको मैं रेशियो मेथड से ही करूंगा सिर्फ। वो कह रहा है, अ मैन स्पेंड 75% ऑफ हिज टोटल इनकम इफ income is increased by 20% and expenditure also increased by 10%, then find out the percentage change in his savings, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, इसकी जो एक्सपेंडिचर परसेंटेज है इसका फ्रैक्शन बनाएंगे, दैट इज 75%। तो ये हो जाएगा 3/4, क्लियर। ये तो सब बना सकते हैं आराम से। तो जो एक्सपेंडिचर है दैट इज 75% इज इक्वल टू 3/4। तो ऊपर हो गया एक्सपेंडिचर, नीचे आएगा इनकम, है ना। तो अब इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग। इनकम मेरी 4, एक्सपेंडिचर मेरा 3, सेविंग कितनी होगी 1, समझे। अब यहाँ में मुझे देखो कैलकुलेशन करने के लिए कितने जीरो की जरूरत है, ठीक है। अगर 100% ले लिया होता तो देखो 75% वहां, मतलब 75 होता, 75 का 10% तो 7.5 आता, डेसिमल में आ जाती बात। यहाँ पे कोई भी चीज डेसिमल में नहीं आएगी। तो अब मुझे 20%, यहाँ पे एक जीरो इसके पास है और एक जीरो इसके पास, मतलब मुझे एक एक जीरो और चाहिए, तो मेरा यहाँ पे काम 40, 30 और 10 से ही हो जाएगा, ठीक है। अब इसका मैं 20% जब इंक्रीज करूंगा, ठीक है, तो +8, दैट इज 48, है ना। और इसका अगर मैं 10% इंक्रीज करूंगा तो 30 का 10% आराम से, जीरो से जीरो कैंसिल और 3 आ जाएगा, मतलब 3 × 1 दैट इज 33, क्लियर। अब 48 में से 33 जब माइनस होगा तो कितना आ जाएगा, 15। जो सेविंग्स थी पहले भाई 10 थी, अभी कितनी होगी 15। तो अब प्लस कितना हुआ 5, राइट। इसका परसेंटेज निकाल दो, तो 5/10, दैट इज 1/2। प्लस साइन ये शो करता है कि इंक्रीमेंट हुआ है सेविंग में, दैट इज 1/2 में 50%। तो ये मैं कहना चाह रहा था। अब ये क्लियर हो गया सबको, ये रेशियो वाला मेथड 100 लेके तो सारे क्वेश्चन हो ही जाएंगे, उसकी तो कोई issue है ही नहीं, ठीक है। अब मान लो यहाँ पे 20% की जगह उसने दे दिया होता 15%, 15%, मान लो यहाँ पे दे देता 15% और यहाँ पे दे देता मान लो 5%, ठीक है।
अब 15% कैलकुलेट करने में 75 का या 100 का जो भी है, वहां पे आप समझोगे कि थोड़ा सा एरर आ सकता है या डेसिमल में वैल्यूज आ सकती है। तो मुझे 15% अगर यहाँ पे होता, मुझे पता भाई 2 जीरो चाहिए, तो फिर मैं यहाँ पे लेट करता 400, 300 और 100, ताकि मेरी परसेंटेज खत्म हो जानी चाहिए, सिर्फ मल्टीप्लाई बचना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप अपनी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग कुछ भी लेट कर सकते हैं। आंसर सबसे सेम। अब थोड़ा सा चेंज कर दिया इस क्वेश्चन में। अगर अ मैन स्पेंड्स 2600 रुपीज फ्रॉम हिज टोटल इनकम ऑफ 3900 रुपीज, if his income increased by 10%, saving increased by 5%, then find out the total percentage change in his saving। तो इसमें सारी की सारी वैल्यू दे रखी है, इनकम, एक्सपेंडिचर एंड सेविंग। तो इनकम कितनी है 3900, एक्सपेंडिचर कितना है 2600 रुपये, तो सेविंग कितनी हो गई 1300 रुपये, है ना। अब वो कह रहा है कि भाई इसका 20% इंक्रीज कर दिया, सॉरी 10%, 10% हो जाएगा 390, तो 39 में 390 ऐड किया, 429, 0। एक्सपेंडिचर में कितना 5%, तो 26। अब देखो यहाँ पे ऑलरेडी जीरोज हैं, ठीक है, तो मुझे कोई इशू नहीं है, जीरोज नहीं होते तो मैं इसका रेशियो निकाल के जीरो बढ़ा सकता था, सब में एक एक जीरो सेम, कुछ नहीं होता। ठीक है, तो +5% कर दो इसमें, 26 5 का कितना होता है 130, 130 इसमें ऐड करो, हो जाएगा 27। ठीक है, अब आपकी सेविंग कितनी बचेगी, सेविंग बताओ, जल्दी से कैलकुलेट करो, बताओ सेविंग कितनी आएगी। आंसर, अब कितने में इंक्रीज, कितने से हो गई 260, है ना। इंक्रीमेंट कितने का हुआ 260 का, तो इसका बस परसेंटेज आपको बताना है, तो परसेंटेज आ जाएगा 260 ओवर 1300 इंटू 100, दैट इज 20। ठीक है मंजीत, 20। हाँ ठीक है। अब दूसरा तरीका क्या था, चलो भाई इतनी बड़ी बड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ी, कोई बात नहीं, आप यहाँ पे सीधा रेशियो भी दे सकते थे एक्सपेंडिचर का और इनकम का। देखो 26 13 2/3, तो सेविंग, अब यहाँ पे इनकम क्या 3 2 1, ये भी ले सकते थे। ठीक है, ये भी हम कर सकते थे कि हमने रेशियो निकाल लिया पहले यहाँ पे, एक्सपेंडिचर अपॉन इनकम का, तो 2/3। अब इस रेशियो में कर लो जो भी करना है, तो मुझे पता है भाई 10% 5% है, तो मैं 300 200 और 100 ये ले लेता, है ना। तो इसका 10% मुझे पता है कितना हो जाएगा, सीधा 30, हो जाएगा 330। इसका 5% कितना हो जाएगा 10, ठीक है, तो हो जाएगा 210। तो भाई इधर कितना हो जाएगा 120। तो 100 से भाई 20 इंक्रीज हो गया, मतलब सीधा मैं बोल सकता हूँ ना 20%। तो मुझे कोई भी ज्यादा, मतलब यहाँ पे जैसे ये प्लस माइनस आपको ज्यादा करना पड़ रहा था, उससे बच जाओगे आप, रेशियो अगर ले लोगे तो दोनों ही तरीके आपके पास हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। क्लियर हुआ। ठीक है, तो कौन सा तरीका बढ़िया लगा, इसमें से कौन सा तरीका चूज करेंगे एग्जाम में आप। बहुत अच्छे। ठीक है, हाँ रेशियो बट देख लें कि मतलब कौन सी चीज आपको सही पड़ रही है, अब ये प्रैक्टिस के बाद ही पता लग पाएगा, है ना। मतलब देखने में चीजें कभी कभी होती हैं कि दिख रही हैं आसान, बट जब आप उसे लगाने बैठते हो
तो चीजें थोड़ी सी परेशानी करती हैं, बट प्रैक्टिस करेंगे तो हर चीज आपको आसानी से आ सकती है, क्योंकि एरर भी नहीं आना चाहिए। ये ध्यान रखना कि क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। कि एग्जाम में जब हम जाते हैं बिना प्रैक्टिस किए, तो हम क्या करते हैं भाई, हमें ये लगता है कि यार कोई बात नहीं, चलो 1 मिनट लगा दो, हम क्या करेंगे, कोई बात नहीं 1 मिनट लगा दो इसमें, बट हमारा आंसर सही आ रहना चाहिए। तो देखो, अब कंपटीशन इतना है कि एक्यूरेसी, अगर सिर्फ आप एक्यूरेसी लेके जा रहे हो तो आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, स्पीड के साथ अगर आपकी एक्यूरेसी नहीं हुई तो यू कांट डू नथिंग। ठीक है, तो एग्जाम में उसका कोई फायदा नहीं होगा अगर आपने कर भी लिया तो। ठीक है, 2600 का 5% कुछ नहीं है भाई। 2600 में से 2 जीरो हटा दो, 5 से मल्टीप्लाई कर दो 26 को, तो 130, 130 को आप उसमें ऐड कर दो। ठीक है, इसका ये 390 हो जाएगा, इसका 130 हो जाएगा। चलो नेक्स्ट। The population of a town is 549,000. 4 by 9 of them are male and rest are female. 50% males are married. Then find out percentage married population and married females. ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत सारे लोगों ने करेक्ट किया भी होगा, देखा भी होगा मेरी क्लास में किसी न किसी में। तो आप जल्दी से आंसर बताओ इसका, कैसे करेंगे। ठीक है, आपको पॉपुलेशन दे रखी है कितनी, 459,000। तो देखो, कभी भी ध्यान रखना कि अगर क्वेश्चन में परसेंटेज या रेशियो पूछा है, तो परसेंटेज रेशियो के लिए आपको कभी भी ओरिजिनल वैल्यू की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, अब बिना ओरिजिनल वैल्यू के एक्स लेके भी चीजें क्लियर हो जाती है। ठीक है, तो उसने बोला है कि हमारे पास टोटल पॉपुलेशन है, और पॉपुलेशन में क्या है, मेल एंड फीमेल। ठीक है, आइडियली हम मान रहे हैं कि मेल फीमेल। अब तीसरा जेंडर भी होता है, बट आप उसे क्वेश्चन में नहीं लेंगे, राइट। तो उसमें खुद को कंफ्यूज करने की जरूरत नहीं है। तो अभी वो कह रहा है भाई हमारे पास क्या है, 4 by 9 क्या है, 4 by 9 क्या है, मेल। तो मैंने बताया था फ्रैक्शन को ही समझना है, हमें हमें फ्रैक्शंस को ही समझना है। तो 4 by 9 में ऊपर 4, अगर मेरा मतलब 4 क्या है, मेल, और नीचे क्या है, टोटल पॉपुलेशन। मतलब 9 में से 4 मेल हैं, बाकी क्या आपके क्या है, फीमेल। तो मैं इसी चीज को यूज करता हूँ, मैं मान लेता हूँ कि टोटल पॉपुलेशन मेरी कितनी है, 9। ठीक है, 9 अगर टोटल पॉपुलेशन है, तो मेल कितने हो गए, 4। तो फीमेल कितनी हुई, 5। ठीक है, राइट, ये हमें पता लगी बात। अब वो कह रहा है 50% मेल्स आर मैरिड। तो अगर हम मैरिड की बात करें, ठीक है, तो इसका 50% मतलब आधा। तो 4 में से 2 आपके मेल मेल मैरिड हो गए, और 2 हो गए आपके छड़े। अब हमारी फीमेल मैरिड कैसे पता लगेंगी हमें, फीमेल मैरिड, हाँ नहीं बताया, बट वो बता रहा है आपको, बस थोड़ा सा क्वेश्चन में बिटवीन द लाइंस पढ़ना है। कि वो कह रहा है कि मेल्स मैरिड है। अब एक बात बताओ, मेल मैरिड किससे होता है, फीमेल से ना। वैसे आजकल कोई किसी से भी मैरिड मैरिड हो सकता है, बट यहाँ पे क्वेश्चन में हम आइडियली बात करेंगे। तो जो 50% मैरिड मेल है ना, या जो मेल मैरिड है, वो फीमेल्स के, उनकी जो जो वाइफ्स होंगी वो क्या होंगी, फीमेल ही तो होंगी। मतलब अगर 2 मेल मैरिड हैं किसी टाउन के, तो मैं कह सकता हूँ कि उस गांव की जो 2 जो फीमेल हैं वो भी मैरिड होंगी, डेफिनेटली, राइट। तो टोटल मैरिड कितने हो गए, 4। टोटल पॉपुलेशन मैरिड कितनी होगी, 2 मेल हो गए 2 फीमेल। तो क्योंकि अगर मेल मैरिड है तो फीमेल भी मैरिड होगी उसकी। ठीक है, तो 9 में से भाई 4 आपके पॉपुलेशन क्या हो गई, मैरिड हो गई। तो इनकी परसेंटेज बतानी है। तो 4 मेल मैरिड, 4 जो पॉपुलेशन है टोटल वो मैरिड है, किसकी टोटल है 9। तो 4 by 9 का फ्रैक्शन क्या बनेगा, 4 × 11.11%, फ्रैक्शन याद कर लेना। तो 44.44%। ठीक है, अब वो पूछ रहा है कि भाई फीमेल, फीमेल कितनी है। तो फीमेल की अगर परसेंटेज बतानी हो मैरिड फीमेल्स की, तो मैरिड 2 हैं, टोटल फीमेल कितनी है 5, तो 40%।
40% फीमेल मैरिड हैं और 44%, 44.44% आपकी पूरी की पूरी पॉपुलेशन मैरिड है। क्लियर हुई भाई बात? तो इसमें कहीं भी आप 54900 इसमें से भी लेके कर लोगे डिवाइड करके, तब भी आंसर यही आएगा। तो नेक्स्ट, ये क्वेश्चन परसेंटेज का नहीं है बट बन सकता है परसेंटेज का क्वेश्चन, और एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। परसेंटेज का नहीं है बट ये क्वेश्चन आता है, और इस कंसेप्ट का यूज हम अगले अपने जो परसेंटेज के जो क्वेश्चन होंगे उनमें करेंगे। ठीक है, तो ये बड़ा सही सा क्वेश्चन है, देख लो इसको एक बार। अगर इन अ जू देयर आर सम रैबिट सम पीकॉक, ठीक है, अगर उनके हेड्स काउंट कर रहे हैं तो वो 280 हैं, बट इफ लेग्स आर काउंटेड देयर आर 820 legs, देन फाइंड आउट द नंबर ऑफ पिकॉक्स इन द जू। ठीक है, अब यही क्वेश्चन बनता है कभी कार पार्किंग के ऊपर, मतलब कि एक कार पार्किंग में कुछ टू व्हीलर हैं और कुछ फोर व्हीलर हैं। टू व्हीलर हो गए पिकॉक, फोर व्हीलर हो गए रैबिट वगैरह। अगर व्हीकल को काउंट किए जाते हैं तो 280 है, बट अगर उनके टायर को काउंट करें तो वो 420 है, 820। तो बताओ भाई टू व्हीलर कितने हैं, मतलब पिकॉक कितने हैं, है ना? तो ऐसे ये क्वेश्चन चेंज होता रहता है। तो लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन है, बट हम यहाँ पे लीनियर इक्वेशन से नहीं करेंगे, हमें सीधा डायरेक्ट करना। ठीक है, तो देखो, अब जितने हेड होते हैं, हेड सबके पास एक होता है, तो मैं हेड से बता सकता हूँ कि टोटल एनिमल कितने, है ना? तो टोटल एनिमल कितने हैं? 280। हेड हमारे पास 280। ठीक है, तो टोटल एनिमल, ठीक है, देखो इसको करने में थोड़ा दिमाग लगेगा, बट ये बिना पेन लगाए भी हो सकता है अगर आपने थोड़ा समझ लिया तो। 280। अब इसमें दो टाइप के एनिमल है, ठीक है, एक है पिकॉक मतलब मोर, और रेबिट, रेबिट मतलब खरगोश। ठीक है, अब पिकॉक होता है उसके पास होते हैं दो लेग्स, क्योंकि अब बाकी की बात करनी है मैं लेग्स पे। टोटल लेग्स हैं हमारे पास, टोटल लेग्स 820। तो पिकॉक के पास होती हैं दो और रेबिट के पास होती हैं चार, मतलब 2+2, 2+2 बस, इसीलिए हमें अपने डिस्ट्रीब्यूशन करना है। एक्चुअल में हमें क्या करना है, इन 820 जो टोटल लेग हैं इनको डिस्ट्रीब्यूट कर देना है पिकॉक और रेबिट में। ठीक है, अब डिस्ट्रीब्यूट किस हिसाब से करना है, हिसाब हमने बता दिया आपको। भाई जो पिकॉक होगा उसको 2 लेग देनी है, और जो रेबिट है उसको 2+2 मतलब 4 लेग देनी है, तो बस। और ये 820 की 820 लेग खत्म हो जानी चाहिए। ठीक है, तो पहले क्या करूंगा, अब मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना है तो मैं क्या करूंगा, आंख बंद करूंगा और सबको 2-2 लेग बांट दूंगा। मतलब अगर मैं 2 लेग तो मैं कम से कम सबको दे ही सकता हूँ, मुझे उसके लिए सोचने की जरूरत नहीं है। तो जब अगर मैं 2-2 लेग बांट दूं सबको, ठीक है, तो टोटल लेग कितने चले जाएंगे, 280 × 2, तो 560 लेग मेरे पूरे खत्म। मतलब मेरे पास से 880 में से 560 लेग चले जाएंगे, तो ये 560 माइनस कर दो, क्योंकि इन पे मैं कुछ भी डिसाइड नहीं कर सकता हूँ कि ये पिकॉक की हैं या फिर रेबिट की हैं। सब 2-2 लेके चले गए। ठीक है, बचे कितने, 260। मेरे पास बचे हैं लेफ्ट 260 लेग हैं। अब एक बात बताओ कि ये लेग अभी और बांटने पड़ेंगे मुझे, तो ये लेग किसके पास जाएंगे, रैबिट के पास, क्योंकि अब पिकॉक तो ले ही नहीं सकता लेग, क्योंकि पिकॉक को तो 2 लेग चाहिए थी, वो लेके चला गया अपना। तो मेरे पास सारे के सारे क्या बचे होंगे, रैबिट। तो मैं बता सकता हूँ कि रैबिट कितने होंगे। अब ये 260 लेग जाएंगी रैबिट्स के पास, और ईच रैबिट लेगा 2 लेग, तो टोटल रैबिट कितने हैं, मुझे यहाँ से पता लग जाएगा कि मेरे पास 130, 130 टोटल रैबिट्स हैं। अब रैबिट 130 है 80 में से, ये 280 में से, तो भाई पिकॉक कितने हुए, पिकॉक हुए 280 माइनस 130, दैट इज 150 आंसर। समझ में आई बात सबको? ठीक है, डाउट तो नहीं ना किसी को कुछ? ठीक है, तो जल्दी से मुझे इसका आंसर दे दो।
सेम क्वेश्चन है। वो कह रहा है, उसने यहाँ पे टोटल एनिमल बता दिए कितने, 45। अब 45 में कह रहा है वो कुछ कैट हैं और कुछ डॉग है, और कह रहा है कि एनिमल शेल्टर है। ईच कैट ईट 7 बिस्किट, ईच डॉग ईट 9 बिस्किट इन अ डे, और टोटल कंजप्शन है 355 बिस्किट्स का इन अ डे में बाय ऑल कैट्स एंड डॉग्स। तो फाइंड आउट द नंबर ऑफ कैट्स इन द एनिमल शेल्टर। तो यहाँ पे लेग्स की और हेड्स की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे बिस्किट खिलाने की बात कर रहा है। तो बस तुम्हें बिस्किट खिलाने, तो अपना दिमाग लगाओ और इनको बिस्किट खिला दो। तो आपको पता है कि जो कैट है वो 7 बिस्किट खाती है, जो डॉग है वो 7 + 2, जितना एक्स्ट्रा खा रहा है उसको अलग रख दो, जितना सेम खा रहा है उसको दोनों को सेम कर दो। और हमारे पास बिस्किट कितने हैं, 355 एक दिन के लिए टोटल बिस्किट, है ना। अब इनको डिस्ट्रीब्यूट कर दो, तो भाई पहले साथ साथ डिस्ट्रीब्यूट कर दो सबको, आंख बंद करो, सबको 7 बिस्किट खिला दो, क्योंकि 7 तो सब लेंगे ही लेंगे मिनिमम। तो टोटल कितने बिस्किट खत्म हो जाएंगे अगर आपने 7 बांट दिया, 315। तो 315 आपके बिस्किट खत्म हो गए। अब आपके पास कितने बिस्किट बचे, 40। अब ये 40 बिस्किट कौन खाएगा, डॉगी, है ना। और एक डॉगी 2 बिस्किट खाएगा, तो ये 40 बिस्किट कितने डॉगी खा सकते हैं, मतलब हमारे पास कितने डॉग हैं, 20। कैट कितने हो गए, बाकी के बचे हुए सब कैट है, 20। क्लियर। अब इस कंसेप्ट का यूज हमें इस क्वेश्चन में करना है, इसके लिए मैं तुम्हें समझा रहा था। अगर द पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज इज 9600, इफ population of male increased by 8% and population of female increased by 5% after 1 year, the population of village will be this one। ठीक है, then find out the number of males, नहीं है कुछ भी, males at present। ठीक है, तो मेल्स बताना है हमें। तो इसका जो बेसिक तरीका है वो एक्स लेके है, मान लो कि अभी मेल्स कितने हैं, एक्स, है ना। तो मेल अगर मैं एक्स ले लूंगा तो फीमेल कितनी हो जाएंगी, 9600 माइनस एक्स। ठीक है, तो वो कह रहा है एक्स का इंक्रीमेंट कितना है, 8% मेल में। तो एक्स का 8% मेल का, प्लस 9600 माइनस एक्स का फीमेल का 5%, और बराबर है टोटल, टोटल इंक्रीमेंट कितने का है, 10,000 माइनस 9600, दैट इज 672। यहाँ से आप एक्स की वैल्यू कैलकुलेट कर लो। ठीक है, यहाँ से कर लो आप एक्स की वैल्यू कैलकुलेट, जैसे भी कर सकते हो, तो आगे जाके आपको थोड़ा सा लेंदी पड़ जाएगा। ठीक है, बट इसको हम पिछले वो जो डॉग और कैट्स वाले से कैसे कर सकते थे, हमारे पास पॉपुलेशन है अभी कितनी, 9600, है ना। तो मुझे कुछ फीमेल इंक्रीज, मतलब मेरे पास फीमेल होंगे, कुछ मेल होंगे, है ना। तो जो फीमेल है, फीमेल का इंक्रीमेंट है 5%, मेल का है 5% प्लस 3%, मतलब 8% है। और टोटल इंक्रीमेंट देख लो बस कितने का हो रहा है, टोटल इंक्रीमेंट। तो टोटल इंक्रीमेंट भाई 9600 से 10272, दैट इज 672 का। तो टोटल इंक्रीमेंट हुआ 672 का। क्लियर। अब तो इंक्रीमेंट करना है, तो पहले मैं अगर दोनों में 5-5% का इंक्रीमेंट कर दूं एक साथ, तो मैं ओवरऑल का 5% इंक्रीज कर सकता हूँ, मतलब 5% मेल 5% फीमेल, मतलब मैं ऑन एन एवरेज अपनी पॉपुलेशन को पूरा 5% इंक्रीज कर सकता हूँ, है ना। तो इसका 5%, दैट इज 9600 का 5/100, दैट इज 475, इतना ही होगा ना, 45, 30, 80। ठीक है, 80। तो 480 का
मतलब अगर मेरे पास 5% का इंक्रीमेंट होता तो 480 होते, तो ये 480 आप माइनस कर दो इसमें से, तो ये 291, तो ये 192 इंक्रीमेंट अभी और होना है, तो ये 192 का जो इंक्रीमेंट है वो किसकी वजह से, बताओ फिर, ये जो 192 वैल्यू है ये किसकी वजह से, हाँ, और मेल्स का, और ये 192 कितना है, मेल्स का 3%, ये जो मेल्स का 3% है वो कितना है 192, तो मैं कह सकता हूँ मेल्स का 3%, 3% ऑफ मेल्स इज इक्वल टू 192, तो 1% इज इक्वल टू 192/3, और मेल्स का 100% कितना हो जाएगा 6400, ये हो गए भाई मेल्स आंसर। अगर फीमेल पूछ लेता, इन केस अगर वो फीमेल पूछता, तो 9600 माइनस 6400 दैट इज 2200, 3200, ठीक है। तो उसी चीज, अब यहाँ पे देखो समझाने के लिए मुझे इतना सब ड्राइंग वगैरह करना पड़ रहा है, एग्जाम में ये चीज यहीं से निकल जाती, ठीक है। 5% इसका निकाल के अलग फेंक दो, आप निकाल के अलग देख लो कितना हो जाएगा, 5% इसका सीधा निकाल सकते हो 9600 का, ऊपर ही 480, अब 672 में से 480 मतलब 192, और आप देख रहे मतलब आपको इतना कैलकुलेशन करना था, 3% इज इक्वल टू 192, तो 1% जो होगा वो 64 होगा, 100% जो होगा 6400, बस आंसर, एग्जाम में इतना ही करना था, ठीक है। क्लियर हुआ। चलो फिर बाकी के क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। इस क्वेश्चन को तो आप खुद भी कर सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। क्विज थोड़ा सा भाई सबके सब लोग ट्राई करना आज, ठीक है, इन्हीं क्वेश्चन पे बेस्ड आपका क्विज होगा, ठीक है। और जो पिछली क्लास के क्वेश्चन थे उन पे भी बेस्ड होगा, क्लियर, क्योंकि उसका क्विज हुआ नहीं है तो वो इंक्लूड हो जाएगा इसमें, ठीक है।